खुशियाँ लौट आएंगी मेरे घर, एक बार संघर्ष की यह राह तो ढलने दो। 32 वर्षीय एक युवा ने व्यापार के क्षेत्र में बनाया कीर्तिमान। कम उम्र में नाम के साथ समाज सेवा में भी युवाओं को दिखाई रहा। एक भाई का साथ मिले तो दूसरा भाई हो जाता है मजबूत। इस परिवार ने दिया एकता का संदेश। नमस्कार, राम राम सा, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हो खबर मारवाड़ की। पिछले कई समय से हमारे चैनल खबर मारवाड़ की टीम ने राजस्थान के प्रवासियों से जुड़ी उनकी कहानी, उनके संघर्ष की यादों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर मारवाड़ की चैनल के इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं मारवाड़ क्षेत्र के उन प्रवासियों की कहानी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। यह वो लोग हैं जो गांव में उस समय बहुत कठिन परिस्थिति में थे, समय के साथ बाहर महानगरों की ओर गए और आज बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं। इस कहानी में आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो शख्सियत मारवाड़ जंक्शन तहसील के मांडा गांव के निवासी अनिल वैष्णव की है। मांडा गांव में भंवरदास जी वैष्णव के घर सन 1989 में जन्मे अनिल वैष्णव 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर आते हैं। अनिल वैष्णव 20 वर्ष की उम्र में सूरत के डायमंड नगरी में पहुंचे। यहां उन्होंने अपने सेठ की दुकान आशापुरा क्रिएशन में झाड़ू पोछा करते, साफ सफाई करते एवं अपने बड़े भाई की दुकान से कपड़े के बड़े पोटले सैंपल के रूप में लेकर दिल्ली, बेंगलोर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जाने लगे। धीरे धीरे समय बदला। संघर्ष व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। इसी तरह लगन मेहनत से कार्य करते हुए अनिल वैष्णव ने 2022 में अपना खुद का व्यवसाय मनोकामना एजेंसी के नाम से शुरू किया। अनिल वैष्णव ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपना कपड़ा व्यवसाय 2016 में ही शुरू कर चुके थे, जिससे उनको अनुभव मिला। धीरे धीरे देखते ही देखते तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में भी अपना कारोबार को बढ़ा दिया। आज अनिल वैष्णव सूरत व बेंगलोर में एक अच्छे व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनिल वैष्णव ने अपने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों सहित भाई बहन और साथियों व सहयोगियों को दिया है। उन्होंने आज की कहा कि आज धर्म करने से धन बढ़ता है और अनिल वैष्णव ने कोरोना काल में अपने साथियों के साथ मिलकर सामाजिक संस्था डायमंड युवा सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था के जरिए 2020 से लगातार समाज सेवा में सक्रिय है। गौशालाओं में एवं अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सहयोग करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस युवा बिजनेसमैन अनिल वैष्णव के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, खबर मारवाड़ की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारी टीम बेंगलोर पहुंची हुई है, जहां हमने कई प्रवासियों से बातचीत की। उनकी जो कहानी है संघर्ष की, उसको हमने जाना किस तरीके से वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक बेंगलोर जैसे बड़े शहर में पहुंचते हैं और अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मांडा के गाँव के रहने वाले हैं अनिल वैष्णव और इनके पिताजी का नाम है भंवरदास जी। अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। अनिल जी, देखिए जिस तरीके से आपकी जो संघर्ष भरी कहानी रही है, क्योंकि आप देखिए 2006 में जब आपकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मात्र 16 साल की आप उम्र के थे, तब आप अपने घर से बाहर निकले हुए थे। उस वक्त क्या चुनौती आपके सामने खड़ी हुई, इसके अलावा जो मुकाम आज आपने हासिल किया है, क्योंकि देखिए आज आपका नाम टॉप लिस्ट में नाम शामिल होता है, आप एक बड़े उद्योगपति भी बन चुके हैं, तो वो मुकाम कैसे आपने हासिल किया, उसकी क्या कुछ कहानी है? मैडम, हमारा परिवार था जो एक मध्यम वर्ग के परिवार है। ना तो हम असक्षम थे किसी चीज़ में और ना ही कोई हम बड़े लेवल पर हमारा परिवार था। हमारे दादाजी अनाज के व्यापारी थे और पिताजी गांव में परचून की दुकान थे, 2 दुकानें उनकी, और हम लोग अच्छे से जीवन जी रहे थे। मगर जब बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब पापा को अकेले संघर्ष करना पड़ा, तो उस दौरान हम सब भाइयों ने विचार किया कि जब पापा अकेले संघर्ष कर रहे हैं और कमाने वाले पापा अकेले हैं और हम 18 लोग थे, हमारा संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली, तो पापा ने हम लोगों ने विचार किया कि पापा को कुछ सपोर्ट किया जाए। तो धीरे धीरे एक भाई ने निकलना शुरू किया और सबसे लास्ट में मैं निकला 2006 में। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं और एक बहन है और सबसे छोटा घर में मैं ही हूँ।
आपके सभी भाई निकलने शुरू हुए अपने घर से कमाने के लिए, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी ख़राब हो गई थी और इतना बड़ा परिवार को पालना बहुत मुश्किल काम होता है। जॉइंट फैमिली आपकी थी। आप 2006 में घर से बाहर निकले, कितनी चुनौती सामने खड़ी हुई आपकी? मैडम चुनौती तो ये थी कि अब पापा को इस तरह से अकेले काम करते नहीं देख सकते थे, तो ये मुश्किल हालात थे कि हम परिवार में किसी न किसी तरह से पापा को सहयोग कर पाए और परिवार को सही ढंग से अच्छे से चला पाए। और उस टाइम ये हालात देख करके हम लोगों ने डिसाइड किया, हम सब भाई ने, कि हम अपने अपने स्तर पे अपना कुछ सहयोग करेंगे। तो मैं 2006 में जब बाहर निकला था तो मेरे लिए मतलब मैं कभी ज़िंदगी में पहली बार गांव से बाहर निकला था। मुझे ये नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन क्या होता है या ट्रेन क्या होती है। मैं पहली बार जब गांव से बाहर निकला, मैं चेन्नई गया। वहाँ मैंने एक ज्वेलर्स शॉप पे जॉब की, जहाँ मेरा काम था सिर्फ झाड़ू पोछा। और मैं लगभग मैडम वहाँ 1 से 1.5 महीने रहा। फिर मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए उचित नहीं है, मैं वहाँ से निकल गया। मैंने अपने भैया को कॉल किया कि भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। और उस वक्त मेरे सबसे बड़े भैया थे जो वो बेंगलोर में थे, तो मैंने उनको कॉल किया, वो आए मेरे को लेने। बेंगलोर आया, फिर मुझे लगा कि बेंगलोर भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं वहाँ से निकल गया सूरत। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि सूटेबल नहीं है आपके लिए बेंगलोर? क्या चुनौती रही आपके सामने? क्योंकि घर में सबसे छोटा था और कभी मम्मी पापा ने बाहर भेजा भी नहीं था, तो अक्सर क्या है कि बड़े भाई भी लाड प्यार से रखते थे दोनों। घर में सबसे छोटा था, तो कभी मतलब ऐसे तकलीफ भरी ज़िंदगी जी नहीं थी मैंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शायद ये चीज़ आपने भी नोटिस की हो, क्योंकि मैंने इसको नोटिस किया है और शायद आप भी इसे जानते हैं। आज के जो युवा हैं, अगर उन्हें कोई काम दे दो या अगर सैलरी कम मिलती है तो वो छोड़ कर चले जाते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो कि एक तो 17-18 साल की उम्र थी, ये घर से बाहर निकली, इन्होंने झाड़ू पोछा किया था, परिवार इनका सक्षम था, फिर भी इन्होंने सोचा ठीक है जो काम मुझे मिलेगा वो मैं काम करूँगा। यानी एक लगन होनी चाहिए अपने मुकाम को हासिल करने की। और फिर उस वक्त मैं सूरत गया, तो सूरत में मैंने मैम एक मेडिकल शॉप पे जॉब किया। वहाँ खाना पीना और 3000 रुपये पगार थी। तो फिर मैं जब मेडिकल शॉप में था तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल शॉप में दिन भर खड़ा रहना पड़ता था और मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि हमारे जो सेठ थे वो आधे डॉक्टर भी थे एक तरह से, तो रात को पेशेंट आते थे तो मेरे को उठना पड़ता था। मुझे लगा कि मेरी नींद ख़राब हो रही है, तो फिर मैंने हमारे जो मजले भैया हैं उनको मैंने कॉल किया कि भैया मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मेरे को तकलीफ़ हो रही है। तो भैया ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, एक काम कर, आजा मेरे पास। फिर भैया मेरे को गाँव लेके गए। गांव में मैंने एक जो सेलो पेन का डिस्ट्रीब्यूटर था, वहाँ मैंने जॉब की। वहाँ मेरे को पगार मिलती थी मैम 2000 रुपये। बिल्कुल। देखिए, एक और मेरा सवाल आपसे ये है इसी से जुड़ा हुआ, क्या परिवार आपका पहले से ही कपड़े का व्यापार किया करता था? नहीं मैम, हमारे दादाजी अनाज के व्यापारी थे और हमारे जो चाचा थे दोनों वो कपड़े के बिज़नेस में थे, और पापा भी बीच में कपड़े के बिज़नेस में थे। फिर पापा को यहाँ पानी सूट नहीं हो रहा था, तो फिर पापा बोले कि ये बेंगलोर में तो सूट नहीं हो रहा। पापा सीधा गाँव चले गए और गाँव में उन्होंने किराने की दुकान खोली और पापा का अच्छा व्यापार था किराने का। फिर अकेले थे कमाने वाले, और फिर हमने विचार किया कि हम पापा का सपोर्ट करें। तो फिर मेरे को वापस मैंने गांव में जब काम शुरू किया तो गांव में मेरे 1-2 साल रहा। फिर मुझे लगा, पापा बोले कि गांव में रहना अच्छा नहीं है। सब परिवार वाले पे टोकते थे, मतलब जो रिश्तेदार पे टोकते थे कि यार गाँव में रहते थे। तो क्योंकि हमारे राजस्थान में ये होता है कि गाँव में रहता है ना, उनकी मतलब सगाई या शादी करना मुश्किल हो जाता है। तो पापा ने बोला कि मैंने पापा से इच्छा देता कि पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ वापस। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप बाहर जा सकते हो। फिर मैंने भैया को कॉल किया और भैया मेरे को वापस लेके आया। वहाँ मेरे को एक सेठ के पास नौकरी दी, और सेठ जी वो मतलब मैं उनको गुरु कहूँ, मार्गदर्शक कहूँ या जो भी कहूँ, वो सब कुछ मेरे थे। उनके यहाँ मैंने जॉब की, पूरा सारा कार्य उनके पास मैंने सीखा। फिर अच्छा, आप जिस सेठ जी का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम क्या था और वो क्या करते थे? आपने वहाँ पर क्या काम किया? वो पन्नालाल जी सिरवी थे, हमारे बाजू के गांव के, फूलिया गांव है, वहाँ के थे। और अभी वो हरी शरण हो गए। तो वो उनकी दुकान में उन्होंने मेरे को सारा कार्य सौंप रखा था, बिल बनाने से लेकर के माल बेचने से लेकर के A to Z कार्य मैं ही करता था वहाँ पे। तो सारे कामों में मैं मतलब आप समझो कि होशियार हो गया था उस वक्त। तो मेरे को लगा कि हाँ मैं अब बाहर घूमने जैसे मार्केटिंग करने अच्छा, वो कपड़े का ही काम क्या करते थे? सारी का ही था मैम। आपने देखिए जिस तरीके से आपके फादर ने भी कपड़े का व्यापार किया है और आज आपकी पूरी फैमिली कपड़े का व्यापार करती है, क्योंकि आप भी मार्केटिंग का ही करते हैं और जगह जगह आप अपना प्रचार भी करते हैं कि हमारे आपकी साड़ी अच्छी मिलती है, साड़ी बनती है आपकी सूरत में भी। एक और मेरा आपसे सवाल ये है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने जाके चेन्नई गए, आपने झाड़ू पोछा किया, फिर आपने एक मेडिकल स्टोर में काम किया, इसके बाद आपने जो आपने जिक्र किया पेन वाला आपने काम किया था। कपड़े का व्यापार आपको करना है, ये कब आपके दिमाग में आया? मैडम दिमाग में यह था कि सब भाई कपड़े में, हमारी फैमिली के टोटल अभी परसेंट में 13 मेंबर कपड़े के व्यापार में। तो सब जब बड़े भाई दोनों कपड़े में थे तो मेरे को ही लगा कि चाचा भी कपड़े में हैं
और तो कपड़े में अच्छा व्यापार रहेगा करके अब भविष्य में अगर हम दुकान करने जाए तो परिवार का सहयोग मिलेगा, उस हिसाब से मैंने ये तय किया कि मैं कपड़े में ही जाऊँगा। और जब कपड़े में आया, कपड़े में मुझे लगा कि अब मैं मार्केटिंग करने के लायक हूँ, तो मैंने भैया से बात बताई और दोनों भैया मेरे को लगभग मैं जब उस वक्त मेरे को नॉर्थ का टूर मिलता था, उत्तर प्रदेश, बिहार या इधर MP, दिल्ली वगैरह में टूर करता था, तो भैया मेरे 1-2 टूरों में साथ चले। फिर मेरे को बोला कि अब बेटा अकेले जाऊँ तुम, और तुम ही काम करो, देखो। फिर मैं धीरे इस कामों में मैं 1 साल भर तो मैं स्ट्रगल करता रहा और लगभग 2016 वाला 1 साल ऐसा रहा कि मैं उस साल में पूरे साल मतलब एक समझो ना पूरे वर्ष में मैं 3 बार घर पे आया। अच्छा, वो 2016 में क्या हुआ? मैडम मेरे को इतना वो खुमारी चढ़ गई थी कि अब मेरे को मार्केटिंग में जाना ही जाना है, और मैं भैया को बोल देता था कि अब मेरे को टूर पे जाना है, मैं बाहर ही रहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि हम आज का दौर जो देखते हैं, मैं खुद अगर अपने आप को देखती हूँ तो मैं बहुत डरती हूँ मार्केटिंग करने से। सारे हमारे यूथ भी लोग डरते होंगे, क्योंकि मार्केटिंग में ये होता है कि आप जब सेल्समैन की नौकरी करते हैं तो आपको लोगों को समझाना पड़ता है और अपना टारगेट पूरा करना होता है, ये रहता है। तो कोई बड़ी चुनौती आपके सामने कि कैसे काम करूँगा और कैसे मार्केटिंग करूँगा, कैसे मैं अपने जो सामान है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगा? मैडम ये चुनौती यह रहती थी कि उस वक्त कंपटीशन का दौर था और दुकानें ज़्यादा हुआ करती थी सूरत में, और परजन में भी है दुकानें तो, मगर उस वक्त क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि भाई आपसे बेहतर क्वालिटी कौन दे रहा है, आपसे बेहतर सर्विस अच्छी कौन दे रहा है, आपसे बेहतर मतलब मार्केटिंग कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती थी। ये सबसे बड़ी चुनौती रही है कि अगर हम समय पर नहीं पहुँच सके वहाँ पर, या समय पर ग्राहक को कन्विंस नहीं कर पाए या उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये एक चुनौती हमारे सामने खड़ी रहती है कि समय समय पर उनको जाकर सेटिस्फाइड करना, समय समय पर जाकर उनसे कन्विंस करनी है माल के लिए, और एक क्वालिटी में बेहतरीन लाना है। ये चुनौती हमारे सामने रहती थी मार्केटिंग में। अच्छा, कभी आलोचना हुई आपकी, आपके परिवार वालों की, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका पैर पीछे खींचने की कोशिश की होगी? क्योंकि देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा पैर ज़रूर पीछे खींचते हैं, हमें नेगेटिव, वो लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं वो हमेशा, और कहते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ आपको सामना करना पड़ा इन बातों का? मैडम बिल्कुल, इसमें काफ़ी लोगों को सुनने को मिला था कि मतलब मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे परिवार के ऊपर भी होता था। मेरे अच्छा, क्या बोला करते थे सभी लोग? कि ये तो मतलब हम लोग जब सैंपल लेके घूमते थे तो बोले घूम घूम के माल बेचने वाले हैं ऐसे। तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था ना मार्केटिंग होती क्या, सूरत से कैसे सैम्पलिंग होती है, उन लोगों को आइडिया नहीं था। वो गाँव में बैठ के लोग बोलने वालों को उतना आइडिया नहीं था। बिल्कुल, और देखिए गांव वालों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और मार्केटिंग करना कोई एक छोटी बात नहीं है। एक अब आजकल जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी मार्केटिंग ही करते हैं और काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि आपको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, नेगेटिव लोग सोचा करते थे, बोला भी करते थे, कोई ऐसा शख्स जिसने आपका पैर वाकई पीछे खींचा हो और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हो, बहुत चिंतित आप हो गई हो कि वाकई अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला, और आपने कभी हार मानी? मैम जब मैंने बताया आपको कि चेन्नई से मैं निकल गया, बेंगलोर से एक बार चला गया, सूरत से चला गया, तो मेरे कुछ 1-2 लोग थे मेरे मिलने वाले, उन्होंने कहा कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऑलरेडी फेलियर है। दिमाग में यही चीज़ था कि अगर मतलब मेरे दिमाग में यही सेट था कि मुझे फेलियर कभी नहीं बनना है, और मुझे मतलब मेरे दिल में ये सोच भी नहीं थी कि मैं उसको जवाब दूँ। मैंने दिल में ये किया कि मुझे फेलियर नहीं बनना है, और शायद हो सकता है उस बंदे ने मेरे को मोटिवेट किया हो। बिल्कुल, एक ये बात आपने बहुत अच्छी कही है अनिल जी, क्योंकि देखिए जब हमें कोई डिमोटिवेट करता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कोई हमसे कहता है भाई तुम फेलियर हो, तुम फेल हो चुके हो, तो हमको हमारे अंदर एक सोच बन जाती है भाई हम फेलियर है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। ये हमेशा देखा है, और मैंने खुद अपने आप को इसको लेकर मैंने खुद महसूस किया है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई अगर आपको वाकई मुकाम हासिल करना है तो शांति से चुप होकर किसी का कोई जवाब मत दीजिए, लेकिन हाँ मेहनत कीजिए, और उसके बाद लोग खुद तालियां आपके लिए ज़रूर बजाएंगे। और आज का टाइम देखिए, आज पूरी जो जनता है, पूरे जो जितने भी लोग हैं, इनके जो गांव के लोग हैं, आज इनकी तारीफ़ करते हैं, इनके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है। खामोशी से अगर आप मेहनत करेंगे तो जाहिर है कि आपको मुकाम ज़रूर हासिल होगा, और वही आपकी तरफ से भी हुआ है। अच्छा, एक और सवाल कि आपकी शादी हो गई है, आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, शायद अब 14-15 महीने का है, तो शादी कब हुई आपकी? 2020 में मैम। 2020 में शादी हुई। इस टाइम कोई सिचुएशन आपके सामने, कभी आपकी वाइफ ने कहा हो कि भाई इतनी मेहनत करते हो, मुझे टाइम नहीं देते? क्योंकि मार्केटिंग का काम ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता कि अपने परिवार वालों को टाइम दे पाएँ और उनसे बातचीत कर पाएँ। तो कभी कोई शिकायत की हो आपकी वाइफ? ऐसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब मेरी शादी हुई जस्ट 2 महीने के बाद लॉकडाउन हो गया था, तो एक पूरा साल हम गाँव में रहे, और उसके बाद मैडम हमारी फैमिली क्या थी, मैं सूरत मतलब मैं घूमता रहता, मार्केटिंग तो मैं गाँव आना जाना लगा रहता था मेरा।
उसके बाद हमारे एक जो सोच हमने एक ट्रस्ट बनाया था हमारे गांव में, जिसका मैं मतलब उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। मेरे मित्र हैं जिनका नाम कालू राम जी मेवाड़ है। हम दोनों भाई मतलब अच्छे दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, तो हम दोनों ने मिलकर एक तय किया कि गांव के अंदर जो काफ़ी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया। और जो युवा बिखरे हुए थे उनको एक साथ ला करके एक मंच पर ला के 36 कौम के लड़कों को, युवाओं को, कि हम कुछ गांव में एक ऐसा काम करें कि जिससे लोग मोटिवेट हो हमारे। तो मुझे बचपन से इस चीज़ की रुचि थी। मैं 2003 से समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। जब भी छोटा था ना, मैं तब से मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता था, तो मेरे को लगता था कि मेरे को भी कुछ एक बार नाम करना है। मेरे दिमाग में ये होता था, क्यों छोटा था उस वक्त, इतना मालूम नहीं रहता था कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर 2019 में मेरे को एक आइडिया आया कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्ट के माध्यम से हम कार्य करेंगे। तो 2019 में हमारे ट्रस्ट की बात चली और 2020 में जाकर हमने 2020 फरवरी में ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट बनाते ही उसके तत्पश्चात लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के दौरान हमने किट वितरण की। अच्छा, क्योंकि कोविड के दौरान तस्वीर हम सबने देखी थी किस तरीके से लोग परेशान थे, खाने के लिए मोहताज हो गए थे, लेकिन आपने देखी उस दरमियान समाज सेवा की और आपने लोगों की मदद की कोविड के टाइम पर। आप डायमंड ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं? कि मैंने उसका संस्थापक है और उपाध्यक्ष भी हूँ। तो उस वक्त जब लॉकडाउन हुआ था तो फिर मैंने सारे लड़कों से फ़ोन पे बात की कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो सभी ने बोला कि कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे हम गांव की रक्षा कर पाए या कोविड हमारे गांव में ना आ पाए। तो उस वक्त हमने बाहरी लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। जो प्रवासी थे, जो गांव आना चाहते थे, उनको हमने गांव लाने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। फिर जो गांव में आने के बाद हमने एक निर्णय लिया कि हम सैनिटाइज़ करेंगे। तो हमने प्रशासन से बात की और उस वक्त मैं थोड़ा प्रशासन में चहल पहल थी। और मेरे एक मित्र थे मारवाड़ जंक्शन से, अनिल जी मारू, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई प्रशासन में मैं बात करूँगा, आप कुछ कार्य करते रहे। अच्छा, आपने अनिल मारू का बहुत जिक्र किया क्योंकि इनका नाम हमने भी सुना है, काफ़ी वो मदद करते हैं सब लोगों की। थोड़ा उनका भी जिक्र करेंगे, वो कैसे शख्स हैं और सुना है कि काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं, वो भी एक समाज सेवी है। उसके नाम हमारे नाम राशि भी सेम है और अक्सर हमारा भाई जैसा रिश्ता है। अनिल जी ने मेरे को सबसे सर्वप्रथम मोटिवेट किया था कि भाई यार आप काम करो, आपके पास टीम अच्छी है, आप उसके लिए प्रबल हो, सक्षम हो, आप कार्य करो। और प्रशासन की अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। फिर हमारे एक मित्र थे कान सिंह जी, उन्होंने भी बोला कि नहीं यार, अगर आप कार्य करोगे तो करनी समय से जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप कार्य करो, हम आपके साथ हैं और आप मिल के कार्य करेंगे सब भाई। फिर मैंने अपने टीम के लड़कों को इकट्ठा शुरू किया। मैंने कहा कुछ करना है। तो फिर हमने प्रशासन से, अनिल जी के जरिए और कान सिंह जी के जरिए हमने प्रशासन से सहयोग लिया। और उसके बाद हमने मतलब जिस वक्त कोविड में भाई या माँ बेटा भी अगर हाथ नहीं मिला पा रहे थे या साथ नहीं आ पा रहे थे, उस वक्त हमने 36 लड़कों की टीम तैयार करके, यानी आपने जो लोग बिछड़े हुए थे आपने उनको मिलवाया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर कुछ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपका पैर पीछे खींच रहे हैं मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भगवान उनको भेजते हैं और कहते हैं भाई जा इसकी मदद कर। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद किया, जिस तरीके से आपने अनिल मारू का भी जिक्र किया और भी ऐसे आपके दोस्त हैं जिनका आपने जिक्र किया यहाँ पर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत मदद की है। आपने कहते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और सुना है कि आपने 28 बार दान किया है। सही बात है मैडम, मेरे को रक्तदान का शौक था। मैं मतलब हमारे एक अच्छा, ये विचार कहाँ से आया कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? हमारे पाली जिले में एक विधायक है ज्ञानचंद जी पारक, उन्होंने तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बार रक्तदान किया। तो मुझे लगा कि वो बार उनका नाम सुनने में आता था, तो मुझे लगा कि मुझे भी रक्तदान करना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मोटिवेट किया कि आप रक्तदान करने के बाद खून बढ़ता है, मेरे को मोटिवेट किया। तो मैंने 2009 में सीधा तुरंत गया, कैंप लगा था। मैंने कहा मेरा खून लीजिए। तो डॉक्टर बोले कि बेटा अभी तो आपकी एज क्या? मैंने कहा एज तो मेरी बराबर है। उन्होंने ब्लड लिया मेरा और बोला कि आपका ओ पॉजिटिव है और आपको तो ब्लड देना ही चाहिए। फिर 2009 में मैंने 2 बार ब्लड किया। फिर मैं ईयरली मैं 2-3-4 बार ब्लड करता रहा और अभी हाल ही में मैंने ब्लड किया। मेरे 3 महीने पूरे भी नहीं हुए, 28वीं बार रक्तदान किया। आप बहुत लकी भी हैं क्योंकि अब जब आप किसी की ज़िंदगी बचाना एक सबसे बड़ी समाज सेवा होती है और रक्तदान तो वैसे सबसे बड़ा दान है। आपने 28 बार दान किया। आपके जो विधायक का आपने जिक्र किया 100 बार उन्होंने रक्तदान किया, तो क्या अब उन्हें क्रॉस करेंगे आप? लक्ष्य यही है। लक्ष्य यही है कि भाई 100 से ज़्यादा बार इनको रक्तदान करना, जिस तरीके से हमारे अनिल जी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, काफ़ी सवाल करते क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगी मैं सर। आज के युवाओं को क्या समझें, क्योंकि आपकी एज लगभग 34 के आसपास है, और आप क्या समझाएंगे आज के युवाओं को? मैडम, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको संघर्ष नहीं मिला हो। भगवान श्री राम को भी संघर्ष करना पड़ा था, उनको भी 14 वर्ष का वनवास मिला, कृष्ण भगवान को भी जेल में जन्म लेना पड़ा। तो संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, क्योंकि भगवान को भी मानव रूप में आना पड़ा, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था उनको उनके जीवन में। तो बिना संघर्ष के तो आप सफल कभी हो ही नहीं सकते हो। और मैं तो संघर्ष के दौर में बहुत गुजरा हूँ और हमारे परिवार ने भी बहुत संघर्ष के दौर में। मगर सबसे बड़ी बात ये रही कि संघर्ष के दौरान मेरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया। दोनों भाई, बड़े भाई थे, मेरे कजिन ब्रो थे 2, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, बोला कि नहीं चिंता नहीं करने का। आज मेरी फर्म मनोकामना एजेंसी के नाम से चलती है और एक अच्छे लेवल पर मैं हूँ। तो मैडम आज ईश्वर की कृपा है और अच्छा काम चल रहा है। और सूरत, हमारी मनोकामना एजेंसी का कार्य ये होता है मैडम कि सूरत से मैन्युफैक्चर को आप ट्रेडर से मिलाओगे, होलसेलर से मिलाओगे, तो हम मैन्युफैक्चर को उनका एक माध्यम बनता है, ब्रोकरशिप होती है उसको बोलते हैं। तो वो मैं कार्य करता हूँ, उसमें मेरे को परसेंटेज मिलते हैं कि मैं हमारा ये बड़ी बिजनेस है था। और संयोग से 3 फर्में हमारी खुद की हैं सूरत में। बहुत बहुत सारी बधाइयाँ आपको कि आपने इतना मुकाम हासिल कर लिया। और देखिए, जब संघर्ष करते हैं तो ज़ाहिर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सही कहा ना मैंने? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप एसी की हवा चाहेंगे तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन पसीने के बाद जो हवा लगती है, नेचुरल हवा जो लगती है, वो वाकई आनंद देती है। और वही तस्वीर, वही नज़ारा हमने यहाँ पर देखा अनिल जी के साथ, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, मुकाम हासिल किया। आलोचनाएँ हुई, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उनको आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ इस कहानी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। धन्यवाद मैडम। चलिए, तो देखिए, प्रवासी कहानी हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, और हमने ना जाने कितने और प्रवासी कहानी आपको बताई, और ये सभी प्रवासी मारवाड़ के रहने वाले थे। और इसके साथ ही उन्होंने क्या संघर्ष किया, जो मुकाम हासिल करना था वो उन्होंने मुकाम हासिल किया, कभी पीछे नहीं हटे। आलोचनाएँ होती हैं, दिक्कतें खड़ी होती, चुनौती बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन सपोर्ट हमेशा मिलता है। वो किस लिए? भगवान की वजह से, क्योंकि भगवान ऐसे शख्स को भेजते हैं जो आपका ज़रूर मार्गदर्शन करता है, आपको मोटिवेट करता है और आपको आगे बढ़ाता है। इसी के साथ खबर मारवाड़ की में इतना ही।